नमस्कार। आज हम इस वीडियो में भारतीय राजनीतिक विचारक गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों को पढ़ेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1867 ईस्वी में हुआ और 1915 तक में उनकी मृत्यु हुई। गोपाल कृष्ण गोखले जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक जो नेता थे, उदारवादी स्ट्रीम के, उनके शिरोमणि नेता थे, उदारवादियों के उदारवादी नेता जो याचना की राजनीति में विश्वास करते थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जब कालक्रम हम देखते हैं तो 1885 से 1985 का काल है वह उदारवादी माना जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण नेताओं में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी तथा गोखले थे। इनमें गोखले निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण नेता थे। इस समय में, इस काल में ऐसा विश्वास किया गया कि ब्रिटिश सरकार है वह भारत के लिए अच्छी है और जो पूरी कोशिश रहती थी याचना के द्वारा और संवैधानिक माध्यमों के द्वारा, याचना तथा संवैधानिक तौर तरीकों के द्वारा ब्रिटिश राज के अंदर जैसे अन्य जो उपनिवेश थे वो जैसे शासित हो रहे थे वैसा शासन पाने के लक्ष्य से राजनीति हो रही थी। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में जहाँ जैसा ब्रिटेन शासन कर रहा था वैसा शासन भारतीय पाना चाह रहे थे। इसलिए इन उदारवादी नेताओं की आलोचना होती है कि ये आराम कुर्सी के राजनीतिज्ञ थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इनका जो अटूट निष्ठा, तप, त्याग, लगन और उनका राष्ट्रवाद के विकास और राष्ट्रवाद की जो लड़ाई बाद में लड़ी गई, स्वाधीनता की लड़ाई जो बाद में लड़ी गई, उसकी नींव रखने में इनका योगदान बहुत उल्लेखनीय है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म बम्बई प्रांत के कोल्हापुर जिले में हुआ। 13 वर्ष की आयु में ही उनके पिता का देहांत हो गया। फिर उनकी पढ़ाई वहीं हुई। 18 वर्ष की आयु में स्नातक हुए। फर्ग्यूसन कॉलेज जो फेमस कॉलेज था वो पहले स्कूल था, उसमें 20 वर्ष की आयु में अंग्रेजी स्कूल में वो अध्यापक हुए और फिर फर्ग्यूसन कॉलेज में उन्होंने टीचिंग किया। बाद में उसी कॉलेज से वो प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए। यानी इतने प्रसिद्ध कॉलेज से उनका जो संबंध है वह 16 साल रहा। महादेव गोविंद रानाडे जो एक जस्टिस थे, वो गोखले के कार्य से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने गोखले को राजनीतिक शिष्य माना। गोखले की जो अच्छाई है उसके संदर्भ में जकारिया कहते हैं कि गोखले के रूप में रानाडे को जैसा शिष्य मिला वैसा उपयुक्त शिष्य कभी किसी गुरु को नहीं मिला होगा। जस्टिस रानाडे ने गोखले में जो राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता देखी, उसके आधार पर उन्होंने उनको राजनीतिक संस्था सार्वजनिक सभा का मंत्री बना दिया। गोखले ने सार्वजनिक सभा की जो पत्रिका थी क्वार्टरली रिव्यू, उसका भी संपादन किया। वो दूसरे समाज सुधारक के पत्र सुधारक थे, उसके भी संपादक रहे। 1888 में 22 वर्ष की उम्र में, यानी इतनी कम उम्र में ही रानाडे ने गोखले को बम्बई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया और वहाँ उन्होंने भूमि राजस्व संबंधी नीति पर बहुत ही प्रभाव उत्पादक भाषण दिए। 1889 ईस्वी में गोखले कांग्रेस के सदस्य बने और बम्बई प्रदेश कांग्रेस के मंत्री रहे। यानी मात्र 23 वर्ष की आयु में वो बम्बई प्रदेश कांग्रेस के मंत्री बन गए। 1902 में वो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य रहे और जीवन के अंतिम समय तक वो उस पद पर बने रहे। परिषद में उनके बजट भाषण बहुत फेमस हैं। ब्रिटिश सरकार ने गोखले को CIA का खिताब दिया। 1905 में वो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर चुने गए। 39 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बनने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे। इसके बाद गोखले अनेक वर्षों तक कांग्रेस के उदारवादी पक्ष के कर्णधार का कार्य करते रहे। गोखले ने 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की और चूंकि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे उसके नाते और उदारवादियों के अग्रणी नेता होने के नाते बहुत सी बार उन्होंने भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का मौका मिला। भले ही वो
ब्रिटेन में जाकर ब्रिटेन की सरकार के सामने भारत का रिप्रेजेंटेशन करना हो, डेलीगेशन के रूप में हो, या विभिन्न जांच आयोग और जो आयोग होते थे विभिन्न प्रकार के, उन आयोगों के समक्ष उनका बयान भारत का रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने वाला होता था। 1897 में वेबली आयोग के समक्ष उन्होंने भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वेबली आयोग के सामने दो प्रश्न, यानी जो उनका स्कोप था वो था कि क्या भारत पर कोई वित्तीय भार है जिसे न्याय की दृष्टि से इंग्लैंड को वहन करना चाहिए, और दूसरा था भारतीय वित्त की समीक्षा। इसके अलावा सेलबाई आयोग, होब हाउस आयोग, इस्लिंगटन आयोग के सदस्य के रूप में विभिन्न आयोगों के सदस्य और उनके समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने, बयान प्रस्तुत करने, भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के रूप में उनके विचार हमारे सामने प्रकट होते हैं। 1905 में गोखले उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे जो बंग भंग संबंधी अधिनियम का विरोध करने के लिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के पास गया था, लेकिन उस आग्रह का ब्रिटिश नेताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गोखले ने फिर 1909 के सुधारों का पहले तो स्वागत किया, लेकिन बाद में उसका विरोध किया, और 1909 के सुधारों के संदर्भ में ही वायसरॉय के आग्रह पर उन्होंने जो सुधारों की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे गोखले का वसीयतनामा कहा जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इंग्लैंड की यात्राओं में गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश जो समिति थी उसे तथा उसके पत्र इंडिया को सक्रिय बनाने में भी वहाँ कार्य किया। गोखले 1910 और 1912 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नेटाल के करारबद्ध भारतीय श्रमिकों की सहायता के लिए प्रस्ताव रखे। 1912 में वो गांधी जी के नियंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ उन्होंने दक्षिणी अफ्रीकी सरकार और भारतीय सत्याग्रहियों के बीच में समझौता कराने में सफलता पाई। इस प्रकार गोखले और गांधी के बीच में संबंध इतने मधुर हो गए और उनकी आपसी जो राजनीतिक समझ थी वो इतनी सामान्य थी कि गांधी गोखले से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने गोखले को राजनीतिक गुरु माना। गांधी जी गोखले को गोखले द गॉड कहा करते थे। उन्नीस फरवरी 1915 को 49 वर्ष की अल्पायु में उनका देहावसान हो गया। गोखले के देहावसान के बाद इंग्लैंड की लॉर्ड सभा में बोलते हुए लॉर्ड कर्जन ने कहा कि उन्होंने कभी किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें उनसे ज़्यादा संसदीय प्रतिभा हो, यानी विरोधी भी उनकी संसदीय प्रतिभा के कायल थे। भारतीय राजनीति की उग्रवादी धारा के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों, विशेषकर तिलक के साथ उनके मतभेद थे, लेकिन ये जो मतभेद थे इनमें कोई संकीर्णता नहीं थी। ये मतभेद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की दो मेजर स्ट्रीम के अलग अलग नेताओं के नाते थे, क्योंकि गोखले थे वो उदारवादी थे और तिलक जो रेडिकल स्ट्रीम थी जिसे हिंदी में उग्रवादी कहा जाता है, यद्यपि इस शब्द पर कुछ एक लोगों को आपत्ति रहती है। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव किया, जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भारत मंत्री की परिषद की सदस्यता ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया था। ये अस्वीकृतियाँ उनकी सेवा भावना, त्याग भावना और देशभक्ति की भावनाओं को प्रदर्शित करती है। गोखले का जो योगदान है, गोखले का जो उदारवादी रवैया है, ये उदारवादी रवैया कहीं आराम पसंद या ब्रिटिश राज को भारत में स्थायी रखने के फेवर में नहीं है। ये उस समय की मांग थी। उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक चेतना उस सीमा तक नहीं पहुंच पाई थी कि कोई आंदोलन खड़ा किया जाए। लोगों में राजनीतिक चेतना का स्तर बहुत कम था। गोखले का राजनीतिक चिंतन और उसका जो कार्य है, गोखले इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रकांड पंडित थी। जैसा हमने अब देखा कि उन्होंने 22 साल तक कॉलेज में अध्ययन का कार्य किया। बर्क की प्रसिद्ध पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को उन्होंने बड़ी उत्कंठा के साथ अध्ययन किया। देखिए, जो बर्क थे वो रूढ़िवादी थे, यानी
जो किसी आमूलचूल परिवर्तन का समर्थन नहीं करते थे, आमूलचूल परिवर्तन का समर्थन नहीं करते थे। तो गोखले भी बर्क की इस पुस्तक से प्रभावित थे। वो खुद धीमे विकास, बुद्धि संगत प्रगति के समर्थक थे। वो हमेशा प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना से चीज़ों को देखते थे। गोखले रानाडे के शिष्य थे और रानाडे ने भी उनको प्रभावित किया। फिरोज शाह मेहता ने उनको प्रभावित किया। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्रिंसिपल सेलबाई तथा सर विलियम वेडबर्न के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। ये सब इम्पैक्ट थे उनकी सोच पर। इन सब ने गोखले की राजनीतिक सूझबूझ को प्रभावित किया। गोखले वो व्यक्ति थे जो आंदोलन को अपनाकर देश को स्वतंत्र कराने की बात को अविवेकपूर्ण और अव्यवहारिक समझते थे और सने सने धीरे धीरे संवैधानिक विकास के मार्ग से इस दिशा में बढ़ने की बात को वो तार्किक और व्यवहारिक समझते थे। तो जो उस समय के उदारवादी थे वैसे ही गोखले भी ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। गोखले ये मानकर चलते थे, मानकर उनका ये विश्वास था कि ब्रिटिश उदारवाद है वो एक अच्छी शासन व्यवस्था है और अंग्रेज जाति की अंतरात्मा में उनको विश्वास था। उनकी कोशिश ये थी कि ब्रिटिश जाति की उदारता के अनुरूप जैसा ब्रिटिश अन्य उपनिवेशों में शासन कर रहे हैं वैसा शासन हमें हासिल करना है। ये ब्रिटेन राज की भारत में उपस्थिति को अच्छा मानकर चल रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश राज ने उनकी नज़र में रेलवे, शिक्षा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, शांति और व्यवस्था यानी भारत के लिए एक वरदान थी। ईश्वरीय विधान की योजना का भी अंग मानते थे कि इसलिए वो ब्रिटिश शासन को अच्छा मानते थे और उनका जो लक्ष्य था उस ब्रिटिश शासन में ही ब्रिटिश की जो स्पिरिट है, ब्रिटिश की जो उदारता है, ब्रिटिश की जो न्यायप्रियता थी उसके अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था में वो सुधार चाह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो भारत में शासन व्यवस्था है वह ब्रिटिश जाति की या ब्रिटिश उदारवाद के अनुरूप नहीं है। जैसा ब्रिटेन अन्य साम्राज्यवादी अन्य उपनिवेशों में जैसा राज दे रहा था वैसा राज वो भारत में एक्सपेक्टेड कर रहे थे। ब्रिटिश शासन को भारत का हितकारी समझते थे और ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैयों की आलोचना करने में यद्यपि वो कभी पीछे नहीं रहते थे। वो ये कहते थे कि श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। श्रेष्ठ साम्राज्यवाद जिसमें भारतीयों के प्रति सम्मान का भाव हो तथा शासन संचालन में भारतीयों के हितों को दृष्टि में रखा जाए। जातिगत आधिपत्य और अहंकार का उसमें कोई पुट ना हो। यद्यपि ऐसा नहीं है कि वो जब ब्रिटेन को अच्छा मानते थे या ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को भारत में बनाए रखना चाहते थे तो वो ब्रिटेन के जो डिसीजंस थे ब्रिटिश राज के उनकी वो आलोचना नहीं करते थे। लॉर्ड कर्जन के बंगाल के विभाजन की उन्होंने तीव्र आलोचना की थी। 1833 के अधिकार अधिनियम और 1858 के साम्राज्य की घोषणा में जो प्रजाजन के प्रति व्यवहार की बात की हुई थी, जो वचन दिया हुआ था, उसको वो संपूर्ण अर्थों में पालन करवाना चाहते थे। ये उद्देश्य था कि कैसा उद्देश्य? ऐसा ब्रिटिश राज जो अन्य जगह चल रहा है, ऐसा ब्रिटिश राज जो श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की संकल्पना पर आधारित है, ऐसा ब्रिटिश राज जिसमें जातिगत अहंकार और जातिगत आधिपत्य का भाव नहीं हो। तो ये कैसे प्राप्त किया जाए? तो इसके मामले में उनका कहना था कि संवैधानिक साधन और वैधानिक आंदोलन ही इसके लिए उपयुक्त तरीका है। गोखले जैसे गांधी कहते हैं कि मीन्स जस्टिफाई एंड, यानी कोई भी चीज़ किस प्रकार के साधनों से प्राप्त की जाती है वह उस चीज़ के लिए निर्धारक होता है, यानी गलत साधनों से अच्छा कार्य नहीं किया जा सकता। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि वे विरोधी को हराने में नहीं अपितु उसे जीतने में विश्वास रखते थे। हिंसा, विद्रोह, सशस्त्र क्रांति, विदेशी आक्रमण की सहायता आदि के लिए उनके राजनीतिक व्यवहार में कोई स्थान नहीं था।
उनके संवैधानिक तरीकों में याचिकाएं, न्याय के लिए प्रार्थना, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित प्रस्ताव, शासन से भेंट के लिए प्रतिनिधिमंडल आदि तौर तरीकों को वो अपनाना चाहते थे। यद्यपि शांतिपूर्ण साधनों में वो करों को नए देने को वो शामिल करते थे, लेकिन बहिष्कार जैसी चीज़ को वो सही नहीं मानते थे, स्वदेशी को ठीक मानते थे। गोखले के मार्ग को उनके विरोधियों ने, यद्यपि उनका जो तौर तरीका था उसकी आलोचना होती है, उनके विरोधियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया, लेकिन वस्तुतः यह एक प्रकार का उचित मार्ग था, क्योंकि उसमें जो राजनीतिक चेतना का स्तर उस लेवल तक का नहीं था कि आंदोलन छेड़ा जा सके। गोखले की स्वशासन की धारणा। गोखले यद्यपि क्रमिक सुधारों के मार्ग अपनाने में विश्वास करते थे, लेकिन इन सुधारों का अंतिम जो लक्ष्य था वह भारत के स्वशासन की प्राप्ति ही था। उन्होंने स्वशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा था कि ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उनको वास्तविक संस्था बना देना और जनता को अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करने देना। तो ये जो डेफिनेशन है कि भारतीय रूल करें, यानी एक तरीके से बाई इंडियन, और वो भी जनता के द्वारा, तो ये जो शासन है स्वशासन, यह संकल्पना गोखले की स्वशासन की थी। सन 1905 में जब वो बनारस कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कहा था, कांग्रेस का लक्ष्य यह है कि भारत भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित होना चाहिए। यही वह श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की बात है कि भले ही ब्रिटिश राज रहे, लेकिन ब्रिटिश राज का उद्देश्य भारतीयों का जन कल्याण होना चाहिए। एक निश्चित समय की अवधि में भारत में ऐसी सरकार गठित हो जानी चाहिए जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य की अन्य स्वशासित उपनिवेशों की सरकारें हैं। सन 1907 में इलाहाबाद में भी उन्होंने एक भाषण में कहा, मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति अपने देश में वैसी हो जैसे अन्य लोगों की अपने देश में है। तो इससे स्पष्ट है कि वो यद्यपि डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, उनके स्वराज्य में स्टेटस डोमिनियन है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वह जन कल्याण का उद्देश्य वाली सरकार होनी चाहिए जो भारतीयों के हितों में कार्य करे। गोखले सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी थे। उन्होंने भारतीयों को अधिकार देने की वकालत की। सत्ता का केंद्रीकरण प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता और जनता के कष्टों को बढ़ाता है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जो गोखले का जो वसीयतनामा है उसमें गोखले ने जो डिसेंट्रलाइजेशन के सुझाव दिए वो महत्वपूर्ण है। होब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग था, उसके सामने भी उन्होंने पंचायती राज टाइप की संस्थाओं के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सत्ता की सबसे अच्छी इकाई है वो पंचायत है, प्रशासन के सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत हों और उसके पास शासन से संबंधित पर्याप्त अधिकार हों, प्रशासन के मध्य स्तर पर जिला परिषद हों और शिखर पर पुनर्गठित विधान परिषदें हों। प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन मांग। गोपाल कृष्ण गोखले अपने समय में जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो दोष थे उनके प्रति वो अवेयर थे और उन्हें इस बात पर बल दिया कि भारत के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए तुरंत ही सुधार करने जरूरी हैं। सैनिक व्यय घटाना चाहिए, होम चार्जेस घटाए जाने चाहिए, शिक्षित वर्ग को प्रशासन में मौका मिलना चाहिए, नौकरशाही के कठोर रवैये की उन्होंने आलोचना की। सरकार पर निरंतर यह दबाव डाला कि वह जन कल्याण के व्यय को बढ़ाए, कर्मचारियों की संख्या घटाए, सैनिक व्यय कम करे, प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए, शिक्षा, सफाई, जन कल्याण के लिए समुचित धन की व्यवस्था करे, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा शुरू करे, नमक कर और रुई के माल पर उत्पादन कर को घटाना चाहिए, जो बाद में गवर्नमेंट ने घटाया भी था 2.5% से घटाते घटाते 0.5% कर दिया था। गोखले ने 1905 में बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए 9 तत्कालीन मांगें प्रस्तुत की और उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इन मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ति के लिए प्रयत्न किए जाएं। ये जो मांगें हैं ये गोखले के राजनीतिक समझ को दिखाती हैं कि किस प्रकार का रवैया उनका था। विधान परिषदों में सुधार किया जाए, इन परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बढ़ाया जाए
और ऐसी व्यवस्था की जाए कि बजट परिषदों द्वारा ही पारित हो। यानी बजट स्वीकार करने की शक्ति विधान परिषदों को मिलनी चाहिए और ऐसी विधान परिषदें जिसमें निर्वाचित सदस्यों का अनुपात ज़्यादा हो। भारत परिषद में कम से कम 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाएं। देश के सभी जिलों में सलाहकारी परिषदें हों। जिलाधीश जो प्रशासन है वो अनिवार्य रूप से इन परिषदों की राय ले। भारतीय लोक सेवाओं की न्यायिक शाखा के लिए नियुक्तियां वकील वर्ग से की जाएं। न्यायिक और कार्यपालिक विभागों का पृथक्करण, ये न्यायिक पालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण वही डिमांड है जो भारत में स्वाधीनता आंदोलन में बहुत से लोगों ने की। और मोंटेस्क्यू, जब आप राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ेंगे, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की वकालत की थी। बाहरी सैनिक व्यय में कटौती हो, प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार हो, औद्योगिक तकनीकी विकास विस्तार हो तथा लास्ट थी देहाती जनता को ऋण से मुक्ति दिलाई जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार गोखले ने जो जनता का आर्थिक कल्याण है, जनता के ऊपर से वजन घटे, भारत के पास बाहर जो अन्य देशों में सैनिक अभियान होते थे उनका जो खर्चा था, ब्रिटेन भारत से जो ड्रेन कर रहा था मनी, वो कम हो ताकि भारत में आर्थिक विकास हो सके, जनता का राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण बढ़े। अगला जो बिंदु है वो है सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास। गोखले भारत को नैतिक और भौतिक दोनों ही दृष्टियों से सबल देखना चाहते थे। देखिए, हर राष्ट्रवादी यही चाहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई देश आंतरिक रूप से विखंडित हो और वह दुश्मन के प्रति बहुत मजबूत हो जाए। अतः उन्होंने देश के सभी जातियों, धर्मों और सांप्रदायिक लोगों के बीच में एकता की वकालत की। वे हिंदू मुस्लिम एकता को भारतीय राष्ट्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक और कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के लिए 2 पृथक जातियां और संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के लिए सबकी दृष्टि संपूर्ण भारत के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। इसी वजह से जो उसमें के उग्र नेता थे तिलक, उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किए। ये बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट थे, पॉपुलर आंदोलन थे। लेकिन गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव में, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये किसी एक धर्म विशेष के चिन्हों प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से तिलक ने इनके प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। यद्यपि इस वजह से गोखले की आलोचना हुई। सन 1905 में उनके द्वारा स्थापित संगठन भारत सेवक संघ का एक प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को मजबूत करना था। हम आगे देखेंगे कि कैसे भारत सेवक संघ था वो अपने सदस्यों को किस प्रकार से साथ शपथ दिलाता था और भारत सेवक संघ का उद्देश्य क्या था। गोखले ने स्वदेशी का समर्थन किया, लेकिन स्वदेशी का समर्थन इस सीमा तक ही किया कि वो बहिष्कार को उग्र अस्त्र मानते थे और उसके प्रयोग की अनुमति उन्होंने नहीं दी। स्वदेशी का आंदोलन उन्होंने आर्थिक होने के साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। जिन श्रेष्ठतम आदर्शों ने मनुष्य जाति के हृदय को कभी भी प्रेरित किया, उनमें स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान है। हथकरघा उद्योग का पुनरुत्थान करने और आधुनिक रूप देने के महत्व पर उन्होंने जोर दिया, जिससे क्या होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। गांधी से पहले गोखले वो व्यक्ति हैं जो राजनीति के आध्यात्मिकीकरण की बात करते हैं। गोखले के जो राजनीतिक विचार हैं वो तत्कालीन भारतीय राजनीति से जुड़े हुए थे। उन्होंने राजनीतिक जीवन के एक शाश्वत सत्य का प्रतिपादन किया। गोखले ने कहा कि राजनीति में नैतिकता तथा उच्च उद्देश्यों को लेकर ही आना चाहिए। नैतिकता को राजनीति का आधार होना चाहिए तथा साध्य और साधनों के संदर्भ में साधनों की पवित्रता सबसे अधिक अभीष्ट है, यानी उसे प्राप्त करना चाहिए। गोखले ने सार्वजनिक नैतिकता और चरित्र विकास पर बल दिया। यानी राजनीति है वह एक सेवा है, कभी व्यवसाय नहीं हो सकती, और सेवा है उसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक नैतिकता का पालना की जाए और इसके लिए जरूरी है कि व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र का निर्माण भी किया जाए। सन 1905 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एक तरीके से एक संगठन था और उस संगठन का उद्देश्य था योग्य और प्रतिभाशाली नवयुवकों को प्रशिक्षण देकर देश के लिए समर्पण की भावना के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रवृत्त करना। यानी एक तरीके से ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग देकर उन्हें पब्लिक लाइफ में लगाना था। किसको? युवाओं को। तो इस संस्था में दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व 7 शपथ लेनी होती थी। इन शपथ से स्पष्ट है, जैसे पहली शपथ हम देखते हैं कि जो शपथ लेता था, यानी जो भारत सेवक समाज की सदस्यता ग्रहण करता था, उसके विचारों में देश का हित सबसे अधिक महत्व और सर्वप्रथम मान्यता रखेगा, तो वह शक्ति भर जीवन भर देश की सेवा करेगा। राष्ट्र की सेवा करते समय वह किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं रखेगा। ये जो ओथ है, इनको देखकर स्पष्ट रूप से लगेगा कि किस प्रकार से वो एक डेडिकेटेड चरित्रवान और शिक्षित ट्रेंड नवयुवकों को वो सार्वजनिक जीवन में ला रहे थे। गोखले के बाद में श्रीनिवास शास्त्री ने इस संस्था को आगे बढ़ाया। भारतीय राजनीतिक विचारक गोखले पर जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है तो सभी पेपर सेटर का फेवरेट क्वेश्चन होता है गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा, गोखलेज पॉलिटिकल टेस्टामेंट। क्या है गोखले का पॉलिटिकल टेस्टामेंट? अक्सर स्टूडेंट नाम से समझ नहीं पाते कि ये क्या है। यह एक गोखले के द्वारा वैधानिक सुधारों की योजना रखी गई थी। एक ब्रिटिश राज को किस प्रकार के सुधार करने चाहिए, ये वैधानिक सुधारों की योजना थी। यूं कि 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार थे वो किसी राष्ट्रवादी को संतुष्ट नहीं कर पाए। गोखले शुरुआत में उससे थोड़ा संतुष्ट थे, लेकिन बाद में गोखले भी संतुष्ट नहीं थे। ऐसी स्थिति में बम्बई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने गोखले से वैधानिक सुधारों की योजना तैयार करने के लिए आग्रह किया। गोखले ने जो योजना तैयार की वह अगस्त 1917 में प्रकाशित हुई, जिसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहते हैं। गोखले ने इस योजना को तैयार करने में फिरोज शाह मेहता और आगा खां से परामर्श किया था। इस योजना में प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन दोनों के संदर्भ में प्रावधान थे। ये क्या प्रावधान थे ये हम देखते हैं। प्रांतीय शासन के संदर्भ में गोखले ने कहा कि एक गवर्नर हो, गवर्नर की नियुक्ति इंग्लैंड से हो, और गवर्नर की सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, यानी एक कार्यकारिणी हो जिसमें 3 अंग्रेज और 3 भारतीय हों, और प्रत्येक प्रांत में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो है ही, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अलावा एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, विधान परिषद हो, जिसकी सदस्य संख्या कितनी हो, 75 से लगभग 100 के बीच हो, और इस परिषद के कम से कम आधे सदस्य यानी 37 से लगभग 50 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित हों, और इनका जो निर्वाचन है वो क्षेत्र के आधार पर या विशिष्ट वर्गों के आधार पर किया जाए। परिषद में विशेषज्ञों के अतिरिक्त कोई भी गैर सरकारी सदस्य नामजद नहीं होना चाहिए। तो ये जो व्यवस्था उन्होंने की कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को उन्होंने कानून निर्माण की शक्ति और टैक्सेशन की जब बात आए तो परिषद की अनुमति को आवश्यक बनाया। इस प्रकार से उन्होंने यह वकालत की कि प्रांतीय सरकार को प्रांत के आंतरिक प्रशासन का पूरा नियंत्रण दिया जाए, उसे स्वतंत्र वित्तीय शक्तियां दी जाएं। प्रांतीय स्वशासन की यह योजना उस समय तक अधूरी रहेगी जब तक जिला प्रशासन को उदार नहीं बनाया जाता, जिलाधीश के साथ अंशतः निर्वाचित एक छोटी जिला परिषद नहीं बना दी जाती, तथा स्थानीय स्वशासन का अत्यधिक विस्तार किया जाना चाहिए। ये स्थानीय संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल बोर्ड, तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह कर सकें, इसलिए उनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होने चाहिए। ये प्रांतीय शासन का खाका गोखले ने प्रस्तुत किया था। केंद्रीय शासन की जहां बारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी हो, केंद्रीय शासन को
प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार केवल नाम मात्र का होना चाहिए। गोखले ने कहा कि प्रांतीय शासन है वो प्रांतीय शासन स्वायत्त हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल ना हो। उन्होंने कहा कि केंद्र में सिर्फ 6 विभाग हों और 6 सदस्य होने चाहिए। इन 6 सदस्यों में 2 सदस्य भारतीय होने चाहिए। केंद्र की विधान परिषद का नाम भारत की विधानसभा कर देना चाहिए। इसकी शक्तियां बढ़ानी चाहिए, सदस्यों की संख्या बढ़ाकर लगभग 100 कर देनी चाहिए। यद्यपि उन्होंने कहा कि इस अभी सरकारी बहुमत बना रहना चाहिए, क्योंकि गैर सरकारी बहुमत का जो अनुभव है हम वो प्रांतीय परिषदों से हासिल करेंगे, उसके बाद ही ये हम चेंज करेंगे। इस प्रकार गठित भारतीय सरकार को वित्तीय मामलों में भारत मंत्री के नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए, यानी भारत मंत्री जो ब्रिटेन में बैठते थे उनका वित्तीय मामलों पर कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। अन्य मामलों में भी भारत सरकार पर भारत मंत्री का नियंत्रण कम कर देना चाहिए। भारत मंत्री की परिषद समाप्त कर देनी चाहिए। भारत मंत्री की जो परिषद थी उसे समाप्त कर देना चाहिए। यह वित्तीय रूप से भारत पर बोझ थी और धीरे धीरे भारत मंत्री की स्थिति उपनिवेश मंत्री के समान हो जानी चाहिए। तो प्रांतीय और केंद्रीय प्रशासन के साथ साथ उन्होंने अन्य सुझाव भी दिए, जैसे भारतीय लोगों को सेना में उच्च पद यानी कमीशन दिए जाने की वकालत की और उन्हें उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। इस योजना में गोखले ने मुसलमानों तथा अल्पसंख्यकों को पृथक तथा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को स्वीकार किया। यद्यपि उन्होंने आगा खां के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया था कि प्रांतों का जातीय आधार पर पुनर्गठन किया जाए। तो गोखले का ये जो राजनीतिक वसीयतनामा है उसमें कुछ एक प्रावधान, जैसे मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया, वो अक्सर आलोचना का शिकार होता है, लेकिन जैसा कि लेखक मानते हैं कि यह आलोच्य नहीं है, यह गोखले की रचनात्मक राजनीतिज्ञता का प्रतीक है, राजनीतिज्ञता का परिचय है। तो ये गोखले के राजनीतिक विचार थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उनके जो विचार हुए वो होबाउस विकेंद्रीकरण आयोग के समक्ष उन्होंने जो बयान दिया और उनका जो पॉलिटिकल टेस्टामेंट है, राजनीतिक वसीयतनामा है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें उनके विचार प्रकट होते हैं। गोखले के, चूंकि गोखले एक अर्थशास्त्री थे, तो गोखले के जो आर्थिक विचार हैं वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की परिषद के सदस्य के रूप में प्रतिवर्ष जो बजट भाषण देते थे, तो उनके आर्थिक विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वीपी वर्मा, जिनका भारतीय राजनीतिक विचारकों पर बहुत अच्छा काम है, वो कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास के जानकार तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। दादा भाई नौरोजी की भांति उन्हें भी राजनीति के आर्थिक आधारों के अध्ययन में रुचि थी। उनका आर्थिक अध्ययन इतनी अधिक पूर्णता लिए हुए था कि उन्हें भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता था। तो उनके जो मुख्य आर्थिक विचार हैं, देखिए, जो धन के निकास का जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तो दादा भाई नौरोजी ने किया, पॉपुलर, सबसे अच्छा विस्तृत वर्णन दादा भाई नौरोजी ने किया। लेकिन दादा भाई नौरोजी के बाद में और दादा भाई नौरोजी से पहले भी कुछ विचारकों ने उसका उल्लेख किया। गोखले ने भी भारत के भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह किया। गोखले भारत के जो सैनिक व्यय है उससे चिंतित थे और भारतीय नागरिक प्रशासन में जो बड़े पदों पर यूरोपियन की नियुक्ति होती थी, एक तो वह एक तरीके से जातिगत अहंकार का प्रतीक थी, दूसरा वो भारत के वित्त पर बोझ था। तो उन्होंने यह सेलवाई आयोग के सामने भी उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत का सैनिक व्यय है वो हद ज़्यादा है, यानी अन्य देशों का तो 15-20% है लेकिन भारत का 35% है। इस सैनिक व्यय को कम करने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जैसे रिजर्व आर्मी की व्यवस्था होनी चाहिए, सेना में भारतीयों को अधिकारी के पद पर रखना चाहिए, इससे भारतीय अधिकारी होंगे वो कम वेतन पर काम करते थे तो पैसा बचेगा। भारत की प्राकृतिक सीमाओं के बाहर जब भी कोई सैनिक कार्रवाई होती है तो उसमें भारत के राजस्व का प्रयोग कम से कम उस समय तक नहीं होना चाहिए जब तक कुछ एक पार्ट ब्रिटेन के बजट पर भारित ना हो। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई कार्रवाई का बजट ब्रिटेन के बजट से पारित होगा
तो सर्टेनली यह कार्य ब्रिटेन की संसद की नज़र में होगा, और संसद की नज़र में होगा तो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इस प्रकार से भारतीय सेना की जो कार्रवाई थी वो कम हो जाएगी, ब्रिटिश संसद की नज़र में आ जाएंगी, तो इससे व्यय है वो घटेगा। भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि रेलें हैं, यद्यपि इससे संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन इससे भारत का दोहरा शोषण हो रहा है, क्योंकि जो कच्चा माल है उसको एकत्रित करने के लिए और फैक्ट्रियों में बने हुए माल को बेचने के लिए रेलवे का नेटवर्क है वह कार्य कर रहा है, और इससे भारत के दस्तकारों, छोटे शिल्पकारों और लघु उद्योगों को हटाकर कृषि कार्य में धकेला जा रहा है। कृषि कार्य पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है और भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है। इस वजह से उन्होंने रेलवे के विस्तार की आलोचना की। गोखले ने मुक्त व्यापार की नीति का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार की नीति है वो भारत के जो नवजात उद्योग हैं उनको विकसित नहीं होने देगी, जबकि ऐसा होना चाहिए कि जो नवजात उद्योग हैं उनका संरक्षण होना चाहिए और अवांछनीय प्रतियोगिता से उन्हें बचाना चाहिए। आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोका जाना चाहिए। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता और कृषि में सुधार पर बल। गोखले इस चीज़ के लिए बड़े चिंतित थे कि भारत में कृषि क्षेत्र में कृषकों और ग्रामीणों को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए ऋण लेना पड़ता था, और इस कारण से उन्हें अपनी जो उपज है उसको कम दाम पर बेचना और भूमि को गिरवी रखना पड़ता था, और कृषि ऋणग्रस्तता के दुष्चक्र में फंसी रहती थी। तो गोखले ने इसके संबंध में सुझाव दिया सरकार को कि आप सहकारी साख समितियाँ स्थापित कर कृषकों को वित्तीय सहायता देने की संस्थागत व्यवस्था करिए। और ये आज़ादी के बाद में हुआ भी, जैसे आज जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव एजेंसीज हैं और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, यह वही कार्य है जिसकी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान फ्रीडम फाइटर्स ने डिमांड की थी। गोखले ऋणग्रस्तता के अतिरिक्त भारतीय कृषि की जो विपरीत परिस्थितियों का सामना कृषि कर रही थी उन सबके प्रति चिंतित थे। उन्होंने तकनीक में सुधार, आवश्यक साधनों की व्यवस्था, उच्च उत्पादित माल का विक्रय आदि के संदर्भ में कृषकों के हितों की रक्षा के लिए राजकीय हस्तक्षेप की वकालत की। यानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वह कृषि उत्पादन से विपणन तक में राजकीय हस्तक्षेप कर कृषि की हालत को सुधारें, कृषकों की हालत को सुधारें। कुटीर उद्योगों को भी ब्रिटिश शासन में जो औद्योगिकरण था, ब्रिटिश शासन में तेज ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हो रहा था वह भारत में कुटीर उद्योगों का नाश कर रहा था। इस वजह से उन्होंने कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित करने की बात कही। जनता पर करों के भार को कम करने का बल दिया। गोखले इस बात के प्रति चिंतित थे कि ब्रिटिश शासन के अधीन करों का भारी बोझ था। सरकार मनमाने तरीकों से करों में वृद्धि कर रही थी। उपभोग की वस्तुओं की कीमतें से जनताओं के कष्ट बढ़ रहे थे। तो कर व्यवस्था में सुधार के लिए गोखले ने सुझाव दिए कि अकाल के समय भू राजस्व को पूर्णतया माफ करना चाहिए, आयकर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि करनी चाहिए, सूती वस्त्र पर उत्पादन शुल्क समाप्त करना चाहिए, नमक कर में कमी करना, अंत में उसे पूर्णतया समाप्त करना आदि सुझाव उन्होंने दिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि प्रशासनिक व्यय को सीमित रखना चाहिए और जन कल्याण में राशि बढ़ानी चाहिए। तो गोखले ने कृषि से संबंधित सुझावों के साथ साथ आम व्यक्ति को करों के बोझ को कम करने से संबंधित सुधारों की वकालत की। औद्योगिक विकास पर बल दिया। गोखले ने कहा कि कृषि के साथ ही औद्योगिक विकास होना चाहिए। उद्योगपतियों से अपील की कि उद्योग में लगे श्रम में अधिकाधिक कुशलता लाएं, विदेशों में मंडियां खोलें ताकि भारत में निर्मित सामान बाहर बिक सके।
शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रोत्साहन दिया ताकि बेरोजगारी से भी राहत मिले और भारतीय युवा नई दिशा में नए सेक्टर में प्रशिक्षण प्राप्त कर औद्योगिकरण में अपना योगदान दे सके। इन सब के साथ साथ उन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रांतों की जो सरकार थी, हमने पढ़ा है कि जैसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा था, उसमें उन्होंने प्रांतीय शासन में प्रांतीय जो परिषद है, विधान परिषद, उसको करों से संबंधित शक्तियां देने की वकालत उन्होंने की। प्रांतीय बजटों पर विचार करने की प्रथा सुनिर्धारित हो और प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो। कर लगाने का अधिकार प्रांतीय परिषद को दिया जाए। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय मुद्रा को ब्रिटिश मुद्रा में परिवर्तित करने के उद्देश्य से गोल्ड स्टैंडर्ड फंड स्थापित किए जाने की वकालत की। सन 1907 के बजट भाषण में गोखले ने इस कोष के संचय का विरोध किया था, यानी गवर्नमेंट का ये डिसीजन था, इसका गोखले ने विरोध किया। गोखले स्वतंत्र व्यापार के विरोधी थे। वैसे ही उन्होंने कहा कि पूंजीवादी पॉलिटिकल इकोनॉमी भारत में एज इट इज़ लागू नहीं हो सकती। तो ये गोखले के सामाजिक और आर्थिक विचार थे। गोखले का जहाँ तक मूल्यांकन और योगदान की बात है, गोखले भारतीय राजनीति के उस उदारवादी धारा के प्रमुख नेता थे जिस उदारवादी धारा ने भारत में साम्राज्यवादी ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष की, न केवल नैतिक बल्कि बौद्धिक चिंतन का आधार प्रस्तुत किया, उसकी लोकमत को जनजागृत किया, ब्रिटिश शासन की कमियों को प्रकट किया, भारतीय लोगों को राजनीतिक शिक्षा दी, यानी उन्हें ट्रेंड किया, राजनीति के आध्यात्मिकीकरण की वकालत की, नौकरशाही की जो कमियां थी उनको उजागर किया और विभिन्न प्रकार के तौर तरीकों से ब्रिटिश शासन की कमियों को उजागर किया। ये कमियां उनके प्रशासन, उनकी जातीय अहंकार, उनकी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी उनमें, इन सबको उन्होंने जनता तक पहुंचाया। तो ये जो आधार या पृष्ठभूमि का निर्माण किया, इसी पर भारत का स्वाधीनता आंदोलन टिका हुआ था। और भारत के स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक फौज की आवश्यकता थी, एक राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो सामाजिक जीवन को, पब्लिक लाइफ को अपना जीवन समर्पित कर सके। तो ऐसा ये कार्य उन्होंने भारत सेवक समाज के मार्फत किया। तो इस प्रकार गोखले का योगदान है वह बहुत अच्छा है। पटाभी ने गोखले के संबंध में कहा कि वास्तव में वह न तो दुर्बल हृदय उदारवादी थे और न ही छिपे हुए राजद्रोही, वे तो जनता और सरकार के बीच में एक सच्चे मध्यस्थ थे। वे जनता की आवश्यकताएं, इच्छाएं और आकांक्षाएं सरकार को बताते थे और सरकार की कठिनाई जनता तथा कांग्रेस के सम्मुख रखते थे। तो ये थे गोखले। गोखले के राजनीतिक विचार, गोखले के आर्थिक विचार सबसे महत्वपूर्ण है। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन गोखले पे बनता है वह है गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा, क्योंकि गोखले का जो राजनीतिक वसीयतनामा है वह एक तरीके से गोखले का राजनीतिक और आर्थिक मूल्यांकनों का, राजनीतिक और आर्थिक विचारों का क्रक्ष है। थैंक यू।